नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि उद्यमियों को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ट्रेंड्स के बारे में पता चल सके, जिसके अनुसार वो स्ट्रैटेजी बना सकें और फ्यूचर रेडी बनने के लिए कदम बढ़ाएं। पिछले सेशन में हमने एंटरप्राइज डेवलपमेंट के सफर में डिजिटलाइजेशन की भूमिका पर एक करियर के सर्वे का जायजा लिया था। डॉक्टर तनु, मेनी कांग्रेट्स फॉर दिस इंटरेस्टिंग सर्वे। इस सर्वे में आपने 2365 फर्म्स को शामिल किया है जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो हमने आधे फर्म्स वो देखे हैं जो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है और आधे फर्म्स जो कि प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, और हमने एक किस्म से एक टाइम सीरीज जो कि आप कहते हैं कि 2 से 3 साल तक का सर्वे के उस फर्म को ट्रैक करने की कोशिश करी है। और क्योंकि ये 2 अलग अलग किस्म के फर्म्स हैं तो क्रॉस सेक्शनल पैनल क्रिएट किया है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि जब इंसान परफॉर्मेंस की बात करता है किसी एंटरप्राइज की, तो वो देखता है कि उसका बिजनेस कैसे ग्रो किया, टर्नओवर कैसे ग्रो किया, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे ग्रो किया। हमने वो तो देखा ही है, लेकिन हमने उसके साथ ये भी देखने की कोशिश की है, जिसे वी कॉल इट द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, कि फर्म्स जो हैं उनका जो बिग चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू मार्केट एंड फाइनेंस, वो कैसे इंप्रूव हुआ है। हमारे सर्वे ने ये दिखाया है कि उद्यम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म्स पहले तो इन जनरल एक रिजिलियंस का एग्जाम्पल देती हैं, एक रिसर्जेंस का एग्जाम्पल देती हैं, पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड फर्म्स इंप्रूव करी हैं। और अगर आप उन फर्म्स को देखते हैं जो कि इंटीग्रेटेड है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उनकी ट्रैजेक्टरी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रही है। आप एंटरप्राइज डेवलपमेंट को गति देने के लिए डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स के रोल को कैसे देखते हैं, साथ ही ग्लोबल हेडविंड्स के बीच इस प्लेटफॉर्म से नए रीजन्स, नए मार्केट्स के सफर को कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ तक कि अभी स्थिति यह है कि लगभग पेमेंट के क्षेत्र में 70% एमएसएमईज जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं। एक अच्छी बात है। जहाँ तक ई कॉमर्स का सवाल है, तो ई कॉमर्स में B2C के अंदर बहुत सारी एमएसएमईज ने ऑलरेडी माइक्रो से लेकर और स्मॉल तक और मीडियम तक भी अपना कदम बढ़ाए हैं और अपनी खुद की वेबसाइट्स भी बनाई हैं। जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक लिमिटेशन एमएसएमईज की रहती थी कि वो अपने आसपास की मार्केट को ही सर्व कर पाते थे फिजिकल वर्ल्ड में, वो ई कॉमर्स के माध्यम से देश और पूरा यहाँ तक कि विदेश की मार्केट्स को भी सर्व कर सकते हैं। आज हम इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एक करियर के सर्वे की कुछ और दिलचस्प फाइंडिंग्स को आपके समक्ष रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो एक करियर, और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस में। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत डॉक्टर तनु से। डॉक्टर तनु, सर्वे ये दिखाता है कि जिन फर्म्स ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया है, उन्होंने नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स की तुलना में आउट परफॉर्म किया है। क्या ऐसी फर्म्स बिक्री के लिए दूसरे ऑनलाइन चैनल्स का भी सहारा ले रही हैं, फिर चाहे बात उनकी वेबसाइट की हो या सोशल कॉमर्स की? हमने देखा कि जो इंटीग्रेटेड फर्म्स हैं, ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटीग्रेटेड फर्म्स और मीडियम से भी सेल कर रहे हैं। देखिए, एक छोटे फर्म के लिए, बहुत छोटे फर्म के लिए रादर, इंडिपेंडेंटली इनोवेट करना बहुत आसान नहीं होता। शुरू में उसे सपोर्ट चाहिए होता है। तो जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक किस्म से उन्हें सपोर्ट देते हैं, ये एक किस्म से उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है कि आप कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, रिटर्न्स कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक बार वो ये सीख लेते हैं तो हमने देखा कि हमारे सर्वे में करीब 65% इंटीग्रेटेड फर्म्स जो हैं वो अपने खुद के वेबसाइट लॉन्च कर लेते हैं, खुद डायरेक्टली सोशल कॉमर्स के थ्रू भी बेचने लग जाते हैं, क्योंकि वो ये ऑनलाइन मार्केट की बेहतरीन समझ पा लेते हैं थ्रू दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कंपेयर टू दिस, जो नए इंटीग्रेट करते हैं वो थोड़े से कम फर्म्स हैं जो सोशल कॉमर्स, मेरे हिसाब से अब करीब 10 या 12% ही हैं जो सोशल कॉमर्स या ओन वेबसाइट यूज कर रहे हैं ऑनलाइन जाने के लिए। तो ये एक एडिशनल पुश इंटीग्रेटेड फर्म को मिल रहा है कि वो फर्म इंडिपेंडेंटली इनोवेट करने लग रहा है। बट इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जिसे हम कहते हैं ओमनी चैनल, मतलब आप ऑनलाइन भी बेच रहे हो और आप ऑफलाइन भी बेच रहे हो। तो ये फर्म्स ऑनलाइन तो बेच ही रहे हैं, बट दे कंटिन्यू टू डू बिजनेस ऑफलाइन ऑल्सो। तो इसका मतलब है कि अब इनको एक एडिशनल चैनल मिल रहा है
और जो एक जनरली कहा जाता है कि ऑफलाइन बिजनेस बिल्कुल बंद, ऐसा नहीं है। हमारे सर्वे में ज्यादातर फर्म्स दोनों कर रहे हैं। तो अब एक किस्म से उनके पास 2 या 3 आउटलेट है मार्केट को रीच करने के लिए। जी हां, सर्वे बताता है कि जहां एक तरफ ऑनलाइन ऑपरेशंस में हलचल देखी जा रही है, लेकिन ऑफलाइन चैनल्स फिर भी बिक्री का एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है। अनिल जी, जब बात ई कॉमर्स की हो रही है तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में बड़ी संभावनाएं हैं, पर इस मोर्चे पर जो फीडबैक मिलता है उसमें उद्यमियों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर इश्यूज रहते हैं। आपका आंकलन क्या बताता है? नहीं, आपका फीडबैक बिल्कुल ठीक है। खासकर एक्सपोर्ट्स में ये दिक्कत ज्यादा है। रिटर्न के समय में उन्हें 2-3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहली तो बात यह है कि जब कोई सामान वापस आता है तो कस्टम्स वाले या कस्टम्स पर जो ऑफिशियल है वो उसको इंपोर्ट की तरह ट्रीट करता है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल काम है कि ये वही प्रोडक्ट था जो यहाँ से गया था और वही प्रोडक्ट वापस आ रहा है। ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी नहीं है ब्लॉकचेन की तरह कि हम 100% ये इंश्योर कर सकें कि ये वही प्रोडक्ट है जो वापस आया। दूसरा, जो पेमेंट ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है वो वापस करने का आरबीआई का भी कोई सिंपल मैकेनिज्म नहीं है। बहुत मुश्किल है कि आपको स्पेशल परमिशन लेना, बैंक से फिर दोबारा पेमेंट को वापस करना, ये एक बहुत ही कठिन काम है और इसमें एमएसएमईज को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तीसरी, लॉजिस्टिक्स की दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है कि जैसे अभी क्या है कि यदि आप यूएस का मार्केट जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएस पे ही जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेजॉन, उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाए हुए हैं। तो उस वेयर हाउस में आपको अपना माल रखना पड़ता है और वेयर हाउस में वो माल कितने दिन में बिकेगा ये मालूम नहीं है, और जितने दिन तक वेयर हाउस में वो सामान रहेगा उसका रेंट आपको पे करना है जो कि डॉलर में है और उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के एक्सपोर्ट की ये थोड़ी सी बहुत ही खास पेचीदगियां हैं और इन तीनों ही कामों में यानी कि कस्टम पर कैसे उसका एक अरेंजमेंट हो, वापसी पैसे की कैसे हो और वेयर हाउसिंग कैसे बने, इन तीनों में ही सरकार के सहयोग की आवश्यकता है यदि हम ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एमएसएमईज का। तो इसमें तीनों ही एरियाज में सरकार की मदद की जरूरत है। डॉक्टर तनु, सर्वे यह भी बता रहा है कि कई नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स ने एक समय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन तो किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया। उनके सामने किस तरह की चुनौतियां रही, क्या चैलेंजेस थे? सर्वे में उद्यमियों ने इस पहलू पर क्या बताया है? करीब 20% के करीब हमारी फर्म्स थी जिन्होंने ई कॉमर्स ज्वाइन किया और फिर क्विट किया। और अगर हम उनसे जब हमने पूछा कि इसका रीजन क्या था, 2 प्राइमरी रीजन थे और इन सम वेज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहला था कि उनको प्लेटफॉर्म कुछ समझ नहीं आया यूज करना, मतलब दे डिडंट हैव द राइट नॉलेज टू यूज इट इफेक्टिवली। और दूसरा था कि उनको रिटर्न्स के साथ बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि रिटर्न्स को कैसे मैनेज करें। एंड द रीजन आई से दे आर बाय प्रोडक्ट इज कि आप कब प्रोडक्ट रिटर्न करते हो एज अ कंज्यूमर, आप तब रिटर्न करते हो जब प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता। और वो कब एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता कि जब आपने जो देखा और पढ़ा उसके बारे में, वो या जैसे प्रोडक्ट की पिक्चर थी या और जो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन था वो एक्यूरेट नहीं था। और वो भी तब होता है जब किसी एंटरप्राइज को उस प्रोडक्ट को ठीक से डिस्क्राइब करना नहीं आया, फोटो सही तरीके से नहीं खींचे या गलत फोटो खींचे या ज्यादा पता नहीं था कि किस तरीके से इसको हम ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं। सो दीज आर बाय प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर। इस रिटर्न को मैनेज करना एक्चुअली प्लेटफॉर्म्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, नॉट जस्ट क्रॉस बॉर्डर, इवन डोमेस्टिकली जब आप डोमेस्टिक मार्केट में भी बेचते हैं। एंड इस वजह से हमने देखा कि जो फर्म्स ने ज्वाइन करके क्विट किया, ये रीजन एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज था। डॉक्टर तनु, देखा जाए तो विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस की संख्या कम है, लेकिन आपका सर्वे बता रहा है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिक्री के लिए एक प्रेफर्ड चैनल है। तो वहीं जहां तक बात हायरिंग की है, द सर्वे मेंशंस दैट मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स कंटिन्यू टू हायर मोर मेन देन विमेन। इस मोर्चे पर फाइंडिंग्स के बारे में बता सके। देखिए, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट पहलू है हमारे जनरल एंटरप्राइज लैंडस्केप का। अगर आप असूस सर्वे भी देखें जो कि गवर्नमेंट का अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का सर्वे है,
वाइल वो पॉइंट आउट करता है कि पिछले सालों से अभी सिचुएशन इंप्रूव हुआ है एंड करीब 1/4 ऑफ द एंटरप्राइजेस अराउंड 25 to 26% आर वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस। पर हम ये नहीं बोल सकते कि उन सारे एंटरप्राइजेस के की डिसीजन मेकर्स भी वुमेन हैं। कभी क्या होता है, वुमेन के नाम पे एंटरप्राइज खुल जाता है बट वुमेन आर देयर ओनली नेम्स के सेक एंड दे आर नॉट द की डिसीजन मेकर्स। हमारे सर्वे में जो कि उद्यम रजिस्टर्ड फर्म्स है, वहां पे हमने देखा कि लेस देन 10% एंटरप्राइजेस वर ओन्ड बाय वुमेन। लेकिन जब हमने खाली वुमेन ओन एंटरप्राइजेस को स्टडी किया, हमने देखा कि मोर देन 50% आर एक्चुअली इंटीग्रेटेड ऑन प्लेटफॉर्म्स। जो हमारा सोशल सेटअप है वो ऐसा है कि वुमेन उतना ज़्यादा बाहर निकल के सामान बेच नहीं पाती या वो उतना ज़्यादा मार्केट को एक्सेस अभी भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे फिजिकली एक्सेस नहीं कर पाती। तो ई कॉमर्स एक तरीके से उनके लिए इट्स अ चेंज, बिकॉज आप वर्चुअली सामान को बेच सकते हो, स्पेशली कुछ सेगमेंट्स में जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गए या फिर आपका फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हो गए, उसमें काफ़ी औरतें हैं जो अब ऑनलाइन बेचने की कोशिश कर रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्या एंटरप्राइज वुमेन को एम्प्लॉय भी कर रही है? हमने देखा कि ये अभी सिनेरियो उतना फेवरेबल नहीं है। अभी भी ज़्यादातर लोग मेन को एम्प्लॉय करते हैं, स्पेशली अगर आप परमानेंट जॉब्स की तरफ देखें तो। हालांकि जब मैंने पायलट सर्वेस किए थे और मैंने खुद एंटरप्राइजेस जब विजिट किए थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक मुझे चीज़ सामने दिखाई दी कि जो पीस रेट वर्कर्स होते हैं, जो कि शॉप फ्लोर पे काम करते हैं ऑन पीस रेट, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, उसमें फर्म्स औरतों को प्रोडक्शन फ्लोर पे हायर करना प्रेफर कर रही थी, क्योंकि वो कहते हैं कि औरतें ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, वो कम ब्रेक्स लेती हैं, वो डिलीजेंटली टाइम पे आके उनको जल्दी जल्दी काम करके टाइम पे जाने की लगी रहती है, बिकॉज दे हैव टू गो एंड समटाइम्स आल्सो टू हाउस होल्ड वर्क। तो प्रोडक्शन फ्लोर पे ये चेंज देखा गया है, पर्टिकुलरली पीस रेट वर्कर के लिए। लेकिन एक एग्रीगेट लेवल पे अभी भी ज़्यादातर फर्म्स ज़्यादा आदमियों को एम्प्लॉय करते हैं एज अपोज टू वुमेन। अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी से नई संभावनाएं खुल रही हैं। जो पहले संभव नहीं था वो अब पॉसिबल है। लेकिन माइक्रो यूनिट्स टेक्नोलॉजी आधारित टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के पोटेंशियल को पूरी तरह लेवरेज कर सके, ऐसे में क्या उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है? आपकी राय? डॉक्टर तनु ने जैसा बताया कि बहुत सारे केसेस पे जिसकी वजह से एमएसएमईज जिन्होंने ज्वाइन भी किया उन्होंने भी छोड़ा, क्योंकि कैपेसिटी की इशू है, जिसमें कि कैसे अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सही देना है, उसकी फ़ोटो सही देनी है, उसका कैटलॉग सही बनना है, अपने यहाँ पर ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम्स को बनाना है कि हम रिटर्न को हैंडल कर सकें, क्वेरीज को हैंडल कर सकें, कस्टमर को सर्विस दे सकें। एक तो इस सब को करने के लिए एक थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन चाहिए एंटरप्राइजेस में, और उस फॉर्मलाइजेशन के लिए आई थिंक मैनेजमेंट कैसे हो, इसके लिए हैंड होल्डिंग की ज़रूरत डेफिनेटली है। दूसरा, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत या सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि वो अपने जो हार्डवेयर है, चाहे वो लैपटॉप है या और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल सही करना सीखें, प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को रजिस्टर करना सीखें, और इसकी जो कॉस्ट की जो डायनेमिक्स है उसको भी समझें। देखिए, अभी ये सच्चाई तो यही है कि जो 2 या 3 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें ज्वाइन करने की कॉस्ट है, उसके बाद में अपने आप को फर्स्ट टॉप 20 या टॉप 40 में आने के लिए भी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है। तो कॉस्ट के एलिमेंट्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। पेमेंट की डिले की भी बहुत सारी कंप्लेंट्स एमएसएमईज के सामने आई हैं। तो ये दिक्कतें सामने हैं, और इन सभी में मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि तीनों ही एरियाज में हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, यानी कि सॉफ्ट साइड में, मैनेजमेंट की साइड में और हार्डवेयर की साइड। एसएमई एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक करियर के सर्वे का हम जायजा ले रहे हैं। हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनु गोयल और अनिल भारद्वाज जी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर तनु, एमएसएमईज को लेकर सरकार की यूं तो कई स्कीम्स हैं, लेकिन माइक्रो उद्यमी जिनके कंधों पर कई जिम्मेदारियां होती हैं, उन तक कई बार जानकारी भी पूरी नहीं पहुंच पाती है। आपका सर्वे बता रहा है कि स्कीम्स सफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं है। सर्वे में
इसके क्या प्रमुख कारण सामने आए हैं? 50% से ज़्यादा फर्म्स ने ये बोला कि उन्होंने कोई स्कीम को यूटिलाइज नहीं किया है और ये हमारे लिए हैरानी की बात है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। अगर आप अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का सर्वे देखें तो 73 मिलियन के करीब अनइनकॉर्पोरेटेड हैं। अगर आप उद्यम देखें तो अब 30-35 मिलियन से ज़्यादा उद्यम रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं। सो द साइज ऑफ द सेक्टर इज ह्यूज। फिर जब आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखें तो MSME इज perhaps the second largest in terms of priority sector lending. Despite that, हमारा सर्वे कहता है, आई थिंक ग्राउंड लेवल पे भी यही है कि 50% से ज़्यादा फर्म्स एक्चुअली तक ये स्कीम्स पहुंच नहीं पा रही हैं या वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं और उसके वेरियस रीजंस है। पहले है लैक ऑफ अवेयरनेस। कभी कभी फर्म्स को पता ही नहीं होता कैसे लेना है, क्या लेना है, किधर जाना है, पेपर वर्क क्या करना है। सेकंड कभी हो जाता है कि फर्म्स कहते हैं कि प्रोसीजर्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी कुछ तैयार करना पड़ता है। दीज आर स्मॉल फर्म्स। तो आपको ये देखना है कि चाहे जो भी कंप्लायंस है, इनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन जो होता है वो फर्म्स के ऊपर किसी भी चीज़ का डिस्प्रपोर्शनेटली हाई होता है क्योंकि ये बहुत छोटे फर्म्स हैं। सो कभी फर्म्स इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई हमने देखा कि एक बहुत सब्सटैंशियल नंबर ऑफ फर्म्स ने कोई स्कीम्स को अवेल नहीं किया, एटलीस्ट इन आवर सर्वे। आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। डॉक्टर तनु, एक करियर के सर्वे के तमाम पहलुओं पर हमने बातचीत की है। चलते हुए आप इसके जरिए पॉलिसी के फ्रंट पर क्या बात रखना चाहेंगी? हमारा रिपोर्ट सिर्फ इस साल से नहीं बट जो हम पिछले 2 या 3 साल से कर रहे हैं वो 2 या 3 चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि पहले तो एक ये जो डिवाइड बढ़ता जा रहा है बिटवीन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स के टू बिगिन विद दे आर मोर प्रोडक्टिव और ई-कॉमर्स पे ऑन बोर्ड होने के बाद वो आउट परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो हमें इस डिवाइड के लिए माइंडफुल होना है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो फर्म नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह उन्हें हैंड होल्ड करें टू हेल्प देम एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी बेटर, कि वो फर्म किसी ना किसी तरह प्लेटफॉर्म्स नहीं तो अपने वेबसाइट किसी तरह दोज फर्म्स कम ऑनलाइन, अदरवाइज ये गैप बढ़ता जाएगा। एंड देन व्हेन यू लुक एट द इंटीग्रेटेड फर्म्स, आप देखिए कि हमारा सर्वे एक सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट, सिर्फ ये नहीं कि आपका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है बट ये जो सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट्स जो आ रहे हैं जैसे एक्सेस टू फाइनेंस एंड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज आर लेवरेज्ड टू देयर मैक्सिमम एडवांटेज। ये इनको हमें लेवरेज करना है और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखें, अगर आप फिनटेक स्पेस में देखें, अब जैसे अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम है या यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है विच इज ट्राइंग टू कनेक्ट द वेरियस डॉट्स और एक डेटा ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है जिससे कि फर्म्स के एक्सेस टू फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मार्केट्स इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे अनिल जी भी ONDC की बात करें, सो गवर्नमेंट की तरफ से एक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के आ रहा है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और कोशिश करें कि जो MSMEs है वो इसको लेवरेज कर पाएं टू मेक श्योर कि ये सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट्स भी हैं वो फर्म्स तक पहुंच पाएं। लास्ट वर्ड अनिल जी आपसे लेंगे। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड फर्म्स की अपनी अपनी चुनौतियां हैं। सर्वे पॉलिसी इंटरवेंशन को लेकर 2-pronged अप्रोच की बात रख रहा है, इस पर आपका नजरिया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अपने मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बेहतर मार्केट एक्सेस के लिए, उनको कुछ अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ई-कॉमर्स के थ्रू आपको यदि बिजनेस करना है तो आपको उसके कुछ नए नियम समझने होंगे, उसके लिए कुछ नए प्रोटोकॉल को समझना होगा और इसके साथ साथ आपको कुछ नई चीज़ों के लिए अपने सिस्टम्स को भी ऑर्गेनाइज करना होगा। तो आई थिंक यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको साइबर सिक्योरिटी के प्रति ज़्यादा सचेत रहना होगा, आपको अपने यहाँ पर लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, उस हिसाब से तो एक तरह की जो ह्यूमन रिसोर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि आप इसमें जो इंटीग्रेटेड फर्म्स हैं यदि उनके साथ में कंपेयर करें तो जहाँ, इसीलिए यदि हम ये बात कह रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ें, तो हमें समझने की ज़रूरत है जोड़ना, लिंकेज जो है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से जुड़ने का ही नाम नहीं है। आपको उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए जो 50 और चीज़ें करने की कैपेबिलिटी अपनी यहाँ पर डेवलप करनी है,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी में हैंड होल्डिंग की ज्यादा जरूरत है। तो एसएमई एक्सप्रेस के स्पेशल सेशन में अभी के लिए इतना ही। ये दौर नया है, नई चुनौतियां हैं। अपॉर्चुनिटीज को टैप करने के लिए एमएसएमईज को नई रणनीति बनानी होगी ताकि वो अगला कदम पिछले से बेहतर रखें। एमएसएमईज को हमारी ओर से शुभकामनाएं। फिलहाल डॉक्टर तनु गोयल, सीनियर फेलो इक्रियर, और अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस में, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।